पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। लाल पीर पावर लिमिटेड, इसके अगर रिजल्ट्स देखें तो इस क्वार्टर में कोई डिविडेंड नहीं दिया। एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज अप्रूव्ड टू फाइंड आउट द पॉसिबिलिटीज एंड स्टडी टू कन्वर्ट द एग्जिस्टिंग रेजिडुअल फ्यूल ऑयल बेस्ड प्लांट ऑफ द कंपनी टू लोकल कोल to be available within shortest possible time after the expiry of existing PPA, subject to the applicable regulatory and other approvals. इनका PPA जो हमारी नॉलेज है, हमें जो याद पड़ रहा है 27 में ख़त्म होना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अभी से, क्योंकि इन सारे प्रोसीजर्स में टाइम लगता है, तो ये अभी से इस तलाश में है कि कैसे अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम किया जा सके, क्योंकि जब 27 में इनका एग्रीमेंट ख़त्म होगा तो कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं मिलेंगी। हुकूमत अब सिर्फ एग्रीमेंट्स कर रही है टेक एंड पे, यानी कि जिससे बिजली लेंगे उसको पैसे देंगे, जो कि वैसे तो अच्छी बात है, लेकिन जो भी हमारे सियासतदानों ने फैसले किए, जब तक ये एग्रीमेंट्स ख़त्म नहीं होते, और कुछ कंपनियों के साथ ये 35 में ख़त्म होंगे, तो तब तक उनको पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। लेकिन जिनके साथ ख़त्म हो रहे हैं उनके साथ इसको रिन्यू नहीं किया जा रहा, और करंट स्ट्रक्चर पे वो अपने कॉस्ट को मेंटेन नहीं कर पाएंगे अगर वो पुराने फ्यूल्स की बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करें। तो कोल इज़ अ चीपर ऑप्शन, ऑल्टरनेटिव, जिसकी वजह से वो चीप बिजली प्रोड्यूस करेंगे फ्यूचर में, और आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत को वो थोड़ी सस्ती बेचेंगे। तो ये उस पर अभी से काम करना शुरू कर रहे हैं ताकि इनको मुस्तकबिल में उसका फ़ायदा हासिल हो और इनका बिजनेस चलता रहे। तो ये चीज़ होती है कि एग्रीमेंट ख़त्म होने से 3 साल पहले ही इन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है, कैपको की तरह सोए नहीं हुए। असल में कैपको इज अ सेमी गवर्नमेंट टाइप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी मेजॉरिटी होल्डिंग जो हमारा ख्याल है वापडा के पास है, इसलिए उनको किसी को परवाह ही नहीं है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की तो जरा सी भी उनको परवाह नहीं है, और वो अभी भी ये जो डिविडेंड दे रहे हैं वो समझते हैं कि वो एहसान कर रहे हैं। अगर बाहर का मुल्क होता तो शेयर होल्डर सब मिलके जो है ना एक रेजोल्यूशन लेके जाते कि भाई इमीडिएटली या कोई नया एवेन्यू, नया प्रोजेक्ट शुरू करें, या फिर हमें हमारे पैसे वापस करें। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में सब चलता है जी, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अच्छा जी, इनका जो एनुअल रिजल्ट आया वो हम देख लेते हैं। पिछले साल के मुकाबले में बहुत बेहतर हुआ है, और आपको पता है इस साल इन्होंने 15 रुपए का बीच में डिविडेंड भी दिया। तो ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं होती, कंपनियां जो है इस तरह डिविडेंड देती नहीं। कभी कभार साल साल वो बहुत कम डिविडेंड देती हैं और बीच में एकदम आके दे देती हैं, और फिर फ़ायदा वही लोग उठाते हैं जो इनके अंदर की, जिनके पास खबर होती है। क्योंकि आम शेयर होल्डर्स, जाहिर बात है, जो कंपनियां ज़्यादा डिविडेंड नहीं देती, आम शेयर होल्डर्स उनमें एंट्री नहीं लेते, उनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। लेकिन जिसको पहले से पता हो कि भाई ये बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड देने वाला है, तो फिर वो उस टाइम पे ख़रीद के, वो फिर इस किस्म की धोखेबाजियाँ हो जाती हैं। तो हमें अमूमी तौर पे ऐसी कंपनियां जो है ना हमें नहीं पसंद, जो अक्सर क्वार्टर्स में डिविडेंड नहीं देती और फिर एकदम ऐसा दे देती हैं। लेकिन बहरहाल हमने इसमें इसलिए इन्वेस्टमेंट की हुई है क्योंकि ओवरऑल इस टाइम पे आईपीपीज में बहुत पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म में। अब हो सकता है अगले 12 महीनों में ये डिविडेंड फिर बहुत कम कर दें, 2-3 रुपए से ज्यादा ना दें, लेकिन फिर भी अभी नहीं तो कभी तो देंगी। तो इसमें लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आप आईपीपीज में इन्वेस्ट करके बैठें, शॉर्ट टर्म का व्यू ना बनाएं। अब अगर ट्रेंड को देखें तो ये देखें जी, पिछले साल 7 रुपए की ईपीएस थी और 3.5 रुपए का डिविडेंड था, और इस साल 12 रुपए की ईपीएस है और 15 रुपए का डिविडेंड है। वो हुकूमत से पैसे भी इकट्ठे मिले थे, और अब उसके बाद 15 रुपए के बाद 2 क्वार्टर्स में कोई डिविडेंड नहीं। बेस्ट कंपनियां तो ईफर्ट जैसी होती हैं कि भाई जो हर क्वार्टर में डिविडेंड दें, तो वही फिर स्टेबल रहती हैं। इस तरह की कंपनियां जो कभी कभी डिविडेंड देती हैं, तो फिर वो ये होता है कि जब भी वो डिविडेंड नहीं दें तो बिला वजह उनको स्टॉक मार्केट में मारा जाता है और गिराया जाता है नीचे, और फिर अगले रिजल्ट्स के बाद फिर उठा दिया जाता है। तो इस तरह आम इन्वेस्टर्स बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही स्टॉक मार्केट है। अच्छा, इनकी सेल्स को देखें तो पिछले क्वार्टर में सेल्स बहुत ज़्यादा हुई थी, Q2 और Q3 में ज़्यादा हुई थी, लेकिन Q4 में कम है, क्योंकि इस Q4 में वो सर्दियां थी, वैसे भी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल नहीं होती। देखें 22 में भी कम थी, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन बीच में गर्मियों में ज़्यादा हो गई तो अच्छी बात है, और हो सकता है अगले साल फिर ज़्यादा हो जाएं, क्योंकि ये वैसे भी मियाँ मंशा की कंपनीज़ को जब PMLN की हुकूमत में ज़्यादा ही उनको बिजली दी जाती है। अब ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि वाकई में वो बाकी
कंपैरेटिव अपनी कंपनी से चीप भी हैं या ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन होता है, ये हमें नहीं पता। लेकिन इनको पीडीएम की हुकूमत में बाकी कंपनीज के मुकाबले में इनको ज्यादा बिजनेस मिला है और आगे भी उम्मीद है इनका बिजनेस जारी रहेगा। ग्रॉस प्रॉफिट भी इनका बेहतर हो रहा है, नेट प्रॉफिट भी बेहतर हुआ है और इस हिसाब से अभी अंदाजा यही करना पड़ेगा कि 12 रुपए की ईपीएस अगले साल भी रहेगी, लेकिन डिविडेंड हमें कोई पता नहीं है कितना दें। हिस्टोरिकली इन्होंने कभी 2 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड नहीं दिया था पिछले 5-6 सालों में। 22 में भी थोड़ा ज्यादा दिया, लेकिन 23 में बहुत ज्यादा दिया। तो ये हो सकता है कि अगर हुकूमत से पैसे सर्कुलर डेट क्लियर होता रहे तो अगले सालों में कोई 4-5 रुपए का डिविडेंड दे दें। तो डिविडेंड यील्ड की असेसमेंट करना इसकी बहुत मुश्किल है, हम बहुत ही कंजर्वेटिव होकर करेंगे, अगले साल में 4 रुपए का डिविडेंड देंगे। तो इस रेट में प्राइस अर्निंग तो इसकी 1.8 के आसपास 1.78 बनेगी, तो यानी कि प्राइस अर्निंग के हिसाब से तो बहुत चीप है। अगर सिर्फ 4 रुपए का डिविडेंड दिया तो भी डिविडेंड यील्ड 20% बन जाएगी, और अगर फिर से कोई 8-9 रुपए का दे दिया तो फिर खुद अंदाजा लगा लें कि डिविडेंड यील्ड कहां पे जा सकती है। लेकिन ये बहुत सस्ता है उस हिसाब से। 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये 12-13 पे भी चला गया था, और जब हमने तो वहां पे इसमें इन्वेस्टमेंट की थी और हमने इसको तब भी कहा था कि भाई इसके बारे में जरूर सोचें। ये और बात है, यहाँ पे इतना ऊपर निकल गया, और ये सिर्फ तब हो सकता था कि जब बहुत से लोगों को पहले से पता हो कि इसने 15 रुपए का डिविडेंड देना है, और हम तो तकरीबन 13-14 पे खरीदा हुआ था, तो हमने इसमें से अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। हम 20-21 पे एग्जिट कर गए थे क्योंकि हमारे ख्याल में ये बहुत ऊपर आ गया, इससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं था कि इसके अंदर क्या कहानी चल रही है, और वो जिनको पता था उन्होंने इसको खरीदते गए, और फिर उसके बाद फिर पटखा, और जब नीचे आ गया था 14-15 पे हमने फिर वहां पे ले लिया, क्योंकि हमारे मुताबिक ये बहुत उसकी चीप वैल्यू थी। वही बात है कि अगर आइंदा इन 15 रुपए का डिविडेंड कभी ना भी दें फिर भी वो बहुत सस्ता था। तो उसके बाद ये जब 24-25 पे गया हमने तो हाँ नहीं बेचा था, ये और बात है अब 20 रुपए पे आ गया है। लेकिन इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्योंकि हमारे ख्याल में ये 24-25 पे भी अच्छा था और हमारे ख्याल में ये 20 पे भी अच्छा है, और अगर यहाँ से नीचे जाता है तो और अच्छा होता जाएगा। हमसे एक दफा किसी ने सवाल किया था, आपको पता है कि हम बाय सेल कॉल नहीं देते, तो हमसे किसी ने सवाल किया था जब ये 25 पे था कि भाई क्या ये अभी भी अच्छा है। हमने उसको जवाब ही नहीं दिया। क्या ये इस रेट पे खरीदा जा सकता है, तो हमने उसको जवाब नहीं दिया, क्योंकि देखें उस रेट पे खरीदा जा सकता था, हमें ये 25 पे भी सस्ता लगता है। लेकिन बात यही है कि स्टॉक मार्केट में हमें नहीं पता होता। अब देखें वो 25 से 20 पे आ गया है। अगर हमने उस बंदे को कहा होता कि भाई ये 25 पे खरीदा जा सकता है, तो आज शायद वो बंदा हमें गालियां निकाल रहा होता, क्योंकि उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं है इस शेयर पे जो हमें है। तो सिर्फ इसलिए हम कहते हैं कि अपने अपने फैसले आप लोग खुद किया करें और अपनी मर्जी से असेस करें, फिर अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट का फैसला करें। और फिर अगर आपको लगता है कि भी आपने गलत फैसला कर लिया, तो उसको बेचने का फैसला नुकसान में भी आपने करना है, और अगर आपको लगता है, आपको भी यकीन है कि ये फैसला सही है, तो फिर आप इंतजार करें। यही तरीका है स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में पैसे बनाने का, वरना आप सिर्फ ऊपर नीचे करके अपना पैसा नुकसान में ही गवाते रहेंगे। और अब हम इसकी बुक वैल्यू देख लेते हैं। ये देखिए जी, 38 रुपए है इसकी बुक वैल्यू, और इसमें से असल में बहुत सारा पैसा वो है जो अभी हुकूमत से रिसीवेबल है। वो हम तब देखेंगे जब हम पावर सेक्टर की वीडियो अपडेट बनाएंगे वो, लेकिन इसका हमें लगता है कोई 20 से ज्यादा रुपए है। तो ये देखें मेरे भाई कि वो 20 रुपए पुराने रिसीवेबल्स हैं। इस साल 12 रुपए की अर्निंग आई, अगले 2-3 सालों में 10-10 रुपए तक की भी अर्निंग आती रही, तो अगले 3-4 साल में हुकूमत से टोटल 50 रुपए इनके रिसीवेबल होंगे। अब ये तो वो खुद ही जानते हैं कि उसमें से वो डिविडेंड 10 रुपए देंगे, 20 रुपए देंगे, 30 रुपए देंगे। लेकिन हमें ये लगता है कि अगले 3 सालों में इनकी सेल्स अगर ऐसी चलती रहीं तो अगले 3 सालों में ये 20 रुपए तक का डिविडेंड भी दे सकते हैं। यानी कि ये उन शेयर्स में से ऐसा शेयर है जो इस रेट पे 3 साल में इसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी, या ये शेयर आपको फ्री में पड़ जाएगा। अगर असेसमेंट दुरुस्त हो गई तो इससे अच्छी कोई बात हो सकती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट 3 साल में डबल हो जाए। और अगर मुल्क के हालात अच्छे होना शुरू हो गए और मार्केट ज्यादा ऊपर निकल गई तो इससे पहले भी डबल हो सकती है। और अगर ये 3 साल में, मान लें 3 साल में इसने 1 रुपए का डिविडेंड भी ना दिया और 3 साल बाद इसकी वैल्यू 20 रुपए हुई, तो जितने पैसे इसके पास इकट्ठे हो जाएंगे ना, ये चौथे साल में आपको फिर इतना फायदा देगी जो 3 साल में नहीं मिला। ये बात सिर्फ समझने की है कि एक कंपनी कमाती जा रही है, कमाती जा रही है, फिर हुकूमत से पैसे मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। अगर वो डिविडेंड नहीं भी दे रहे, कभी तो उस पैसे का कुछ करेंगे ना।
तो असेसमेंट हमने कर दी है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अच्छा जी, अब देख लेते हैं पीकेजीपी। अब ये बहन भाई कंपनियां हैं, दोनों एक ही मैनेजमेंट की हैं, और इनकी एक बात कॉमन है कि हिस्टोरिकली इनका ईपीएस, चाहे ईपीएस एक का ज्यादा हो दूसरे का कम हो, चाहे रेट एक का ज्यादा हो दूसरे का कम हो, डिविडेंड एक ही जितना देते हैं। जब 15 रुपए का एलपीएल ने डिविडेंड दिया तो इन्होंने भी 15 रुपए का ही डिविडेंड दिया। अब इनके रिजल्ट्स को देखें तो इनके इस साल के जो रिजल्ट्स हैं वो पिछले साल से थोड़े बेहतर हुए हैं। पिछले साल 8 रुपए की ईपीएस थी, इस मर्तबा तकरीबन 16 रुपए की ईपीएस आई है। अच्छा, ये जो बहन भाई कंपनी होने का ये भी सबूत है, देखें इन्होंने भी वही लिखा है कि अपने फ्यूल ऑयल बेस्ड प्लांट को कोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये एक ही मैनेजमेंट है, वही चीज इन्होंने यहाँ पे भी लिखी। अब इन्होंने देखें तो इन्होंने 23 में 15 रुपए में से 15 रुपए का डिविडेंड दिया, और 22 में 8.5 रुपए में 3.5 का डिविडेंड दिया। वही देखें, एलपीएल ने 7 रुपए में 3.5 का दिया, इन्होंने 8.5 रुपए में 3.5 का डिविडेंड दिया। लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जो हमें बिल्कुल समझ नहीं आई, कि हर क्वार्टर में इनकी ईपीएस एलपीएल से ज्यादा थी। इस क्वार्टर में पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि इनकी ईपीएस 2.1 है और एलपीएल की ईपीएस 3.49 है। अब इसकी असल रीजन नहीं हमें पता, लेकिन यह भी हो सकता है कि अगले साल एलपीएल और इसकी ईपीएस बराबर होनी शुरू हो जाए। लेकिन ये कितनी मजे की बात है कि तकरीबन एक जितनी ईपीएस, या बहुत ज्यादा नहीं है ना, अभी देखें उसकी है 12 रुपए, इसकी है तकरीबन 16 मान लें, यानी कि इसकी ईपीएस उससे पूरे साल की 25% ज्यादा है। लेकिन अगर हम रेट की बात करें तो ये 50 रुपए पे है और एलपीएल 20 रुपए पे है। ये तो खुला तजाद नहीं है। अगर इनकी ईपीएस के हिसाब से बात करें कि ईपीएस में अगर 25% का डिफरेंस है, अगर एलपीएल 20 का है तो फिर तो पीकेजीपी 25 का होना चाहिए था, और अगर पीकेजीपी 50 का है तो फिर एलपीएल 40 का होना चाहिए। लेकिन यही वो स्टॉक मार्केट की गेम्स हैं जिसमें लोगों को समझ नहीं आती। अब एक वक्त ऐसा था कि एलपीएल 15 पे था और पीकेजीपी 25 पे था, तो एलपीएल को तो 15-20 के दरमियान ही रखा गया जो भी गेम डाली गई, और पीकेजीपी को 50 रुपए पे ले जाया गया। ये वो 15 रुपए के डिविडेंड से पहले ऐसे हुआ था। क्योंकि वही बात है ना कि लोग यही सोच रहे होंगे कि जब पीकेजीपी 25 का था, एलपीएल 15 का था, लोगों ने यही सोचा होगा कि भाई प्राइस में बहुत फर्क है, ईपीएस में ज्यादा फर्क नहीं है, तो बेहतर है पीकेजीपी की बजाय हम एलपीएल को खरीदते हैं। और जब ज्यादा लोगों ने, आम इन्वेस्टर्स ने इन दोनों में एलपीएल को प्रेफर किया, तो बड़े प्लेयर्स पीकेजीपी को कहां से कहां ले गए और एलपीएल को वहीं पे नीचे रखा हुआ है। अब जिस दिन जो है इन्वेस्टर्स का दिल करेगा, या आम इन्वेस्टर्स एलपीएल से तंग आके उसमें से निकल जाएंगे कि यार ये तो ऊपर ही नहीं ज्यादा जाता, तो फिर एलपीएल में भी वैसी ही गेम चल सकती है जैसी पीकेजीपी में हुई। ये याद रखें। और बड़े अरसे से आप देखें पीकेजीपी को 50 से नीचे नहीं आने दिया जा रहा। वैसे तो पीकेजीपी की भी अगर रियल टर्म में बात करें तो 50 भी उसकी वैल्यू शायद कम है, लेकिन कंपैरेटिवली बात करें तो वो बाकी आईपीपीस के मुकाबले में बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इससे दो आउटकम निकलते हैं। आउटकम नंबर 1, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मशवरे देते होंगे कि भाई एक सेक्टर की एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो हमें क्या पता कि भाई कौन सी कंपनी ऊपर जाएगी। अगर एक सेक्टर की 6 कंपनी अच्छी हैं, हमारे मुताबिक उन 6 की 6 में इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। यानी कि जितना आप उस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो थोड़ा थोड़ा बांट दें, और हमने तो ऐसे ही किया हुआ है। देखिए, हमने भी मुकम्मल नहीं इस तरह किया था, हमने हब में इन्वेस्ट ही नहीं किया था, और हब देखें कहां से कहां पहुंच गया, बाकी सारे वहीं पे खड़े हैं, या थोड़ा थोड़ा ऊपर गए हैं, उतना ऊपर नहीं गए। तो हमें तो लगता है कि भाई अगर किसी सेक्टर की सारी कंपनी अच्छी हैं तो सब में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ये और बात है, हमने पीकेजीपी में कोई खास इन्वेस्ट इस वक्त नहीं किया क्योंकि अब वो बहुत ऊपर जा चुका है। ये और बात है कि हो सकता है एलपीएल को 20 पे रखा जाए, इसको 80 पे ले जाएं, वो तो कहानियां हैं। लेकिन फिर भी लॉजिकल वे में हमने एलपीएल में रखा है, एनसीपीएल में रखा है, एनपीएल में रखा है, कैपको में रखा है। आल्टन एनर्जी से हमने काफी बेनिफिट हासिल कर लिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हमने उसमें डाला हुआ है, ज्यादा नहीं इस वक्त। और हमने अब रख के इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब में छोड़ दिया है। अब हो सकता है एक साल कोई खास इनमें मूवमेंट ना बने, और हो सकता है एक महीने में ही बहुत मूवमेंट बन जाए।
तो जब मूवमेंट बनेगी 10% ऊपर जाएगा, 20% ऊपर जाएगा तो हम थोड़ा थोड़ा निकाल देंगे, वरना होल्ड कर लेंगे। अब 15 रुपए की ईपीएस के हिसाब से इसकी प्राइस अर्निंग तकरीबन 3.5 होगी, यानी कि एलपीएल से डबल। लॉजिकली इस पर एलपीएल को प्रेफर करना चाहिए प्राइस अर्निंग के मुताबिक। डिविडेंड यील्ड की बात करें, हमने 4 रुपए के हिसाब से एलपीएल की डिविडेंड यील्ड निकाली थी, तो वो 20% बनी और इसकी बनेगी 8%। ये और बात, और डिविडेंड दे सकते हैं, लेकिन डिविडेंड यील्ड में कितना फर्क है, इसके मुताबिक भी एलपीएल में इन्वेस्ट करना चाहिए इस वक्त। और अगर बुक वैल्यू को देख लें तो इसकी बुक वैल्यू काफी ज्यादा है, एलपीएल से डबल है, यानी कि इनके रिसीवेबल्स एलपीएल के मुकाबले में ज्यादा होंगे। लेकिन वही बात है, अगर रिसीवेबल ज्यादा भी होंगे लेकिन डिविडेंड ये उतना ही देंगे जितना एलपीएल ने देना है, तो फिर भी लॉजिकल वे में एलपीएल ही फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। ये और बात है कि कभी भी इनका दिल करे तो अपनी स्ट्रेटेजी बदल लें, लेकिन हमें लगता नहीं, आज तक ऐसा हुआ नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म में जाहिर बात है, बुक वैल्यू को देखते हुए ये भी इस रेट पे बुरा नहीं है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप एलपीएल में थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट कर लें और थोड़ा बहुत इसमें भी कर लें, ताकि अगर कभी इसमें पहले मूव बन जाए तो आप उधर से भी बेनिफिट हासिल कर सकें। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।